स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट हिंदी प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे प्रैक्टिस पेपर, सारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आई बटन पे आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। सभी क्लासेज जो होंगी आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। सभी जो प्रैक्टिस सेट है आपके प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखकर भी यहाँ पे किया गया है। और आपके हिंदी में 15 जो है प्रश्न पेडागॉजी के प्रश्न करेंगे, 15 प्रश्न आपके ग्रामर पोर्शन के करेंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो पिछली बार पूछे गए थे, तो उस लेवल का भी देखेंगे कि इस लेवल का पूछा गया और हमारा लेवल भी एक लेवल अप है। इन पूरी कोशिश की गई कि इस बार आप लोग हिंदी में जो है अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को समझना है और फीडबैक करना है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है साथियों, आपके स्क्रीन पर है। पेडागॉजी के पहले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण दिया गया है, यानी उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है। केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था को ध्यान में रखकर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान। आप सभी लोग जानते हैं, जब भी उपचारात्मक शिक्षण की सफलता के निर्भरता की बात की जा रही है तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। यह पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। जब आप नियुक्त होगी, कक्षा में जाएंगे, भाषा के जब क्लास ले रहे होंगे, तो उस पर भाषा का अधिकार जब प्राप्त करना होता है तो सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए। शब्दों के अर्थ को जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा की अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी भाषा पर अगर उस पर अधिकार प्राप्त करना है, यानी उस पर पकड़ बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे। भाई, पकड़ हम कब बना पाएंगे, जब उस भाषा का हम अधिक बार प्रयोग करेंगे तो उस पर पकड़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की क्या आवश्यकता होती है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत पठन को, मौन पठन को, सस्वर पठन को, या सामूहिक पठन को। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी शिक्षक बंधु, आप सभी लोगों का सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित करने जाने की जो आवश्यकता होती है वह किस लिए होती है, वह व्यक्तित्व होगा। क्योंकि विकास के क्रम में सभी के विकास के सम जो है एक समान नहीं होते, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इसी प्रकार पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में जो है व्यक्तित्व पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। क्या सही दिया गया, सभी लोग बताइए। अब यहाँ पे मौन, सस्वर और सामूहिक क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने की संस्कृति का विकास के क्रम में दिया गया है। यहाँ पे बच्चे का कोई जिक्र नहीं हुआ है कि बच्चा किस क्लास में है, तो इसलिए यहाँ पे व्यक्तित्व ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी बता सकते हैं। बाकी हिंदी की हमारी टॉपर नोट्स आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही आपको कमेंट करना है। व्हाट्सअप दिया गया, व्हाट्सअप नंबर पर आपको ये टॉपर नोट्स आपको मात्र 99 में आपको प्राप्त हो रही है। टॉपर नोट्स पे आपको व्हाट्सअप कर देना है 9630689598 9630679598। इस पर व्हाट्सएप करेंगे, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, PDF फाइल आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए इनमें से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होता है। अब बच्चा कक्षा 8 का है, उस पर बच्चे के लिए साहित्य का चयन अगर करना है तो आपके लिए इनमें से क्या जानना सर्वाधिक होगा। आपके लिए मतलब शिक्षकों के लिए, ये ध्यान समझना है। आपके लिए जानना मतलब शिक्षक के लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी होगा जब कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करना है।
बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी या बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो आप सभी लोग जानते हैं पिछली बार आया हुआ प्रश्न है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए अगर साहित्य का चयन करना है तो उस समय जो है सर्वाधिक जो जरूरी होता है जानने के लिए, वह सबसे सर्वाधिक जरूरी क्या होता है जानने के लिए, आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्षमता के अनुसार साहित्य का चयन करना है तो उसके लिए क्षमता, विशेषताएं, उसकी बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, उसकी सोच क्या है वो जानना भी जरूरी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। जब भी पढ़ाई में मन न लगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मुश्किलें नहीं आएंगी तो निखरोगे कैसे, कौन अपना है कौन नहीं समझोगे कैसे, डरते ही रहोगे गिरने से तो आगे बढ़ोगे कैसे, तपोगे नहीं जब तक तो खोने से चमकोगे कैसे। तो चमकना है, सफलता प्राप्त करना तो मेहनत करना पड़ेगा, डटकर मेहनत करना पड़ेगा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा आपको बताना है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देना। यह संभावित प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस प्रकार से होगी। गतिविधि के आयोजन पर बल देते हैं, बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट पर समझ बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने में बल देती है, यह सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। अब देखिए, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित अगर कोई भी कक्षा होगी तो वह भाषा के या बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देगी, क्योंकि समग्र भाषा है तो समग्र भाषा में स्पष्ट समझ बहुत जरूरी होता है। ये पॉइंट हमें बता देता कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन शब्दों को समझिएगा अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विद्यालय के बाहर का जीवन और कहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि। समझिएगा पहले प्रश्न को, विद्यालय के बाहर का जीवन और कहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि। क्यों देते हैं? क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है या इससे व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि विद्यालय के बाहर का जीवन कहाँ प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। क्या होगा? समृद्ध भाषिक परिवेश। क्यों होगा समृद्ध भाषिक परिवेश? क्योंकि विद्यालय के बाहर का जीवन भी है, आपके अनुभव भी है और सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये समृद्ध भाषिक परिवेश हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि। क्यों दिया जाना चाहिए? जो लोकगीतें होते हैं उनको भाषा की कक्षा में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देने से भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या कह सकते हैं कि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से जो है परिचित होते हैं। अब देखिए, लोकगीत का सीधा संबंध किससे होता है? संस्कृति से संबंधित हो जाता है, क्योंकि कल्चर हो जाता है। लोकगीत जो भाषा होती है लोकल की, कह सकते हैं एक प्रकार लोकल की जो गीत होते हैं उनको लोकगीत की बात होती है। तो इससे क्या हो गया, बच्चे जो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति परंपरा है उन विशेषताओं से जो है बच्चे परिचित होंगे, इसलिए लोकगीत की भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि पाठ पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? देखिए, कोई भी जब पाठ पुस्तक होती है ना तो भाषा शिक्षण में जो सहायता करती है, क्या वह बच्चों के विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा के विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है, ये बच्चों का आकलन करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, ऐसा नहीं है सारे प्रश्न कठिन आएंगे, इजली भी आएंगे, सरल भी पूछे जाएंगे। तो पाठ पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है कि भाषा की विभिन्न घटनाएं क्या करती है, प्रस्तुत करती है। भाषा की जो विभिन्न घटनाएं, इसमें कहानी भी होती है, कविता भी होती है, कथन भी होते हैं, आपके नाटक होते हैं, ठीक है, एकांकी होती है, तो ये सारे मतलब जो भाषा के विभिन्न घटनाएं होती हैं सारा कुछ जो है पाठ पुस्तक में जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए पाठ पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः सहायता करती हैं, सहायता होती है।
अगला प्रश्न देखिएगा, समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण विराम चिन्ह, पढ़ने का प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं यानी प्राइमरी लेवल में, तो प्राइमरी लेवल में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। विराम चिन्ह, पढ़ने का प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का अगर आकलन करने की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है, सभी लोग बताइए, पढ़ने की क्षमता दी गई है। पढ़ने की क्षमता अगर आकलन करना है तो पढ़ने का प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान, विराम चिन्ह। सभी लोग बताइए ध्यानपूर्वक। अब देखिए, क्षमता का आकलन करना है, ठीक है। बच्चे का कहीं गलती कर रहा है उसको सिखाना नहीं है, यहाँ पे बच्चे की पढ़ने की क्षमता का आकलन शब्द दिया गया है। तो आकलन में क्या हो जाएगा, फिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे का पढ़ने का प्रवाह निर्धारित करेगा कि उसके क्षमता का आकलन क्या है। क्षमता को उसके आकलन हो जाएगा किससे, पढ़ने के प्रवाह से हो जाएगा, क्योंकि क्षमता दी गई है। इसलिए हमें समझना है हर प्रत्येक प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। भाषा की कक्षा है, आप हिंदी के, आपको प्राइमरी लेवल में 5 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए आपके हिंदी का इस पीरियड लगा हुआ है, हिंदी की कक्षा आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप हिंदी की कक्षा में बच्चों को कहानी जो सुनाते हैं, बताते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है आपका, स्वयं सोचिए अपने में, कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो, भाषा को दोहराने की आदत में, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कल्पना शक्ति का विकास, क्योंकि कहानी में क्या है, कल्पना होती हैं, कल्पनाएँ होती हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा। तो कल्पना शक्ति का विकास इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खालिस्तान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। ये कई बार पूछा गया है, वर्ग 2 MP टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, कई बार C टेट में भी आया है। तो संभावित है आपके एग्जाम के जैसे वर्ग 3 में भी, कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें, कमियाँ। अब देखिए, प्रश्न में क्या समझना है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, यानी बच्चे अपने परिवार समाज से सीखकर बच्चा जाता है, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, देखने का अपना दृष्टिकोण। अपनी भाषा मतलब मातृभाषा लेकर जाता है विद्यालय। भाषा में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बच्चे की मातृभाषा आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत में बच्चा मातृभाषा में बोलता समझता है, इसलिए भाषा होगा सही। अगला है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ क्या नहीं है, कि वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ होगा। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, तो शब्दशः ज्यों का त्यों दोहरा देने विकास नहीं हो रहा। अपनी कल्पनाओं के मौखिक अभिव्यक्ति, ये हो इसमें सही होगा। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, ये भी होगा। यानी कि पहला C D, इसमें क्या है, तीनों में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है, लेकिन कहानी सुनकर शब्दशः ज्यों का त्यों दोहरा देना, ये विकास का अर्थ नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपका कौन सा B ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह फीडबैक करते रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी होता है, कि भाषा शिक्षक का भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी की बहुत कठोरता से ले, या भाषा शिक्षक बच्चों की भाषा प्रभावी हो। अब देखिए, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी होगा, आप स्वयं सोचिए। आपके लिए अगर हिंदी के भाषा की कक्षा लेना है तो सबसे ज़रूरी क्या होना चाहिए, एक शिक्षक के रूप में सबसे ज़रूरी कि भाषा शिक्षक में बच्चों की भी भाषा जो है प्रभावी होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान तो ठीक है, बच्चों को उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान, बच्चों की वर्तनी की कठोरता। अब देखिए, भाषा कक्षा में क्या जरूरी होता है, भाषा शिक्षक बच्चों की भाषा प्रभावी हो। भाषा शिक्षक जो है बच्चों की भाषा प्रभावी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको उच्चारणगत बहुत कठिन, ये आपको तीनों अलग दिखेंगे, लेकिन ये चौथा ऑप्शन आपको अलग ही दिख रहा है, और यही लोग गलती करते हैं। ऑप्शन को भी हमें ध्यान देना है। अगर सबसे लगे कि ये अलग है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, मत बस उसी को करिए अगर आपको करेक्ट आंसर ना पता हो।
ये लॉजिकल पॉइंट है, बहुत माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा, एक एक शब्द एक एक पॉइंट सेव कर लीजिएगा, यही एग्जाम में आपको फतेह करने में हेल्पफुल होगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आपके जो है प्राइमरी लेवल के बच्चों में भाषाई क्षमता का विकास करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए कि भाषिक संरचनाओं पर अधिकार पर प्राप्त करना, या भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषा नियमों पर अधिकार। यानी बच्चों में भाषाई क्षमता का विकास करने का सही अर्थ है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, यानी बच्चा कोई भी भाषा का प्रयोग कर रहा हो तो वहाँ पे उस पर कुशलता का अधिकार होना चाहिए, मतलब पूर्णतः वह उस भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, तो कुशलता का अधिकार इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसके बाद ग्रामर के 15 प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता बताइए। जो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि होती है इसकी विशेषता कि पहले नियम बताना, पहले नियम का विशेषण करना, पहले मनोरंजन गतिविधि करना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल स्वभाव में प्रश्न पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि दिया गया है। तो आगमन विधि मतलब पहले नियम का विश्लेषण करना। क्या यह सही होगा, सभी लोग बताइए। तो सभी लोग जानते हैं कि आगमन विधि जहाँ पे दिया गया है तो वहाँ पे पहले उदाहरण आएगा, जहाँ पे निगमन दिया रहे तो वहाँ पे नियम आएगा। लेकिन अगर व्याकरण शिक्षण में, जैसे व्याकरण में आगमन निगमन दोनों विधियाँ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो व्याकरण शिक्षण में अगर आगमन विधि की विशेषता पूछा जाए तो पहले उदाहरण प्रस्तुत होता है, ये सभी लोग जानते समझते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ग्रामर पोर्शन के प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ ई उ ओ। अब दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आ ई उ ये क्या हमारे दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ओ यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर नहीं होगा। ठीक है, आपके अपठित गद्यांश दिए जाते हैं और उसी में से आधे प्रश्न ग्रामर के होते हैं, आधे प्रश्न उसी में से होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अपठित गद्यांश पद्यांश किसी भी टॉपिक से लिया जा सकता है, लेकिन ग्रामर आपसे बनना चाहिए। छिन्न का विलोम क्या होगा। अविच्छिन्न होता है, उच्छिन्न होता है, अविच्छिन्न होता है या अविच्छिन्न होता है, सभी लोग बताइए। तो छिन्न का विलोम क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, अविच्छिन्न। छिन्न का विलोम क्या हो जाएगा, अविच्छिन्न इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन पूछा जा रहा है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन होगा, गा जा वा सा, सभी लोग बताइए। तो यारा लावा क्या होता है, या रा ला वा, ये हमारे क्या होंगे, या रा ला वा। जिह्वा जब आपके ऊपरी सतह पर जो मुख के अगर टच करती तो वह होता है अंतस्थ व्यंजन। जब आप यारा लावा बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है, जिह्वा जो है ऊपर टच करेगी, मतलब क्या हो जाएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो वाई इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वर व्यंजनों के वर्णों के बीच होता है, ये चार होते हैं यारा लावा, ये क्या होते हैं, इनका उच्चारण क्या होता है, स्वर व्यंजन के वर्णों के बीच होता है, ये सबसे बड़ा अंतस्थ व्यंजन की पहचान है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अवहेलना शब्द का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है। अपमान, अनादर, मद या तिरस्कार। अवहेलना करना, अवहेलना करना मतलब अपमान करना होता है, अनादर कर देना, तिरस्कार कर देना, लेकिन मद, मद ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि जौहर दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पति के साथ भस्म होना, तरकीब जोड़ना, आग में जल जाना, बहादुरी दिखाना। जौहर दिखाना मतलब चलो अपना जौहरी दिखाओ, मतलब अपनी बहादुरी दिखाना। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा, कई सारे पहले जो नाटक वाटक हुआ करते थे तो उसमें बोला जाता था कि अपना जौहरी दिखाओ, मतलब अपना क्या दिखाओ, सभी लोग बताइए, अपना बहादुरी दिखाना। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पत्ता काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पत्ता काटने का मुहावरे का अर्थ होता है अधिकार से वंचित कर देना। कहते हैं उसके जो ज़मीन में चार भाई थे, लेकिन एक भाई का क्या पत्ता काट दिया गया, उसका उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। यज्ञशाला में कौन सा समास होता है, द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि। तो समास का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो यज्ञशाला में कौन सा समास होगा, ना तो द्वंद्व हो रहा है, ना अव्ययीभाव, ना ही बहुब्रीहि होगा। इसमें कौन होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास इज द राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो यज्ञशाला में संप्रदान यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। समास विग्रह होगा, यज्ञशाला मतलब यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए आ गया मतलब संप्रदान। चतुर्थी तत्पुरुष में चतुर्थी आपका हो जाएगा, तत्पुरुष समास की बात हो रही है।
अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी किसके द्वारा लिखित गई? तो पिछली बार आपने देखा होगा जो कविताएं भी दी गई थी उसमें एक कवि का नाम भी पूछा गया था कि रचयिता के नाम बताइए, तो ऐसा भी आ सकता है। तो एक साहित्यिक डायरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है कि महाभारत मचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? महाभारत मचाना मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि महाभारत में क्या हुआ? केवल लड़ाई झगड़ा ही हुआ है। कमान से तीर निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमान से तीर निकालने का अर्थ है मुंह से बात निकाल देना। कहते हैं ना कि अगर मुंह से बात निकल गई दोबारा नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस प्रकार कमान से अगर तीर निकल जाती तो दोबारा वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर निशाना लगाना चाहिए। अगला, कृपया शांति बनाए रखें, इस आज्ञावाचक वाक्य में प्रश्नार्थक वाक्य किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा? हमारा वाक्य आज्ञा दिया है, कृपया शांति बनाए रखें, इसको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है, प्रश्नार्थक वाक्य में। तो क्या हो जाएगा? कृपा कर आप शांति बनाए रखेंगे, कृपा कर आप शांति बनाए रखेंगे, ये प्रश्नार्थक वाक्य हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि दलपति विजय साहित्य इनमें से कौन सा है? चित्रलेखा, आखिरी कलाम, खुमान रासो या पृथ्वीराज रासो? ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है शायद। तो दलपति विजय का साहित्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा खुमान रासो। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि तुलसीदास का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो आपने पढ़ा होगा बरवे रामायण, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, ठीक है, ये होगा। तो तुलसीदास की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि आप आते तो हम साथ चलते, यह किस क्रिया का वाक्य होगा? यदि आप आते तो हम साथ चलते, मतलब संकेतवाचक दिया रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप आते तो हम चलते, ये क्या हो जाएगा? संकेत। जी छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मायूस होना, चिल्लाना, रोना, जी मचलाना। ये आपको कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल है कि जी मचलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लगभग इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। ग्रामर के देखिए ऐसा है कि जो संधि समास है शब्द का परिवर्तित होगा, लेकिन आपसे बनना चाहिए। अभ्यास में डेली हम करेंगे और प्रत्येक जो प्रैक्टिस सेट होगा उसका जो लेवल होगा आप होता जाएगा, यानी कठिन से कठिन प्रश्न धीरे धीरे लाते चले जाएंगे, क्योंकि समय आपके 1 महीने का अंदर है। 1 महीने के अंदर पूरा प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, अभ्यास, प्रश्न पत्र सब कुछ करेंगे, यानी A to Z आपकी तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। तो बाकी प्रैक्टिस सेट बना दिया गया, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी में लग जाइएगा आज से, अभी से, इसी वक्त से ही। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।